हेलो स्टूडेंट, मैं आज लेसन फर्स्ट क्लास 12 बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत बताने वाला हूं। आप लोग को इस लेसन का 2-3 वीडियो भेज चुका हूं, लेकिन आप लोग इसका नोट्स अभी ग्रुप में नहीं भेजे हैं। अगर जो नहीं भेजे हैं और नोट्स नहीं बनाए हैं वो बना लें। सोमवार को हम क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स देखेंगे। ग्रुप में होना चाहिए और सभी का नोट्स बना होना चाहिए। लेसन फर्स्ट बहुलक आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी कूलाम के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि सदिश के बारे में ऐसे परिस्थितियां इसमें भी हैं। जो वेक्टर की बात होती है, इसमें हम कहते हैं कि यदि कोई निकाय ले लेते हैं और उस निकाय में आपका जो सभी आवेश, जैसे कि कई आवेश हों और वह आवेश एक आवेश पे बल लगाए, तो उस बल लगाने की अलग अलग आवेशों का एक पे आवेश अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार एक ही जगह पे बल लगाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। परिभाषा के नियम हमने लिख दिया है, इसको समझ लीजिए कि कोई निकाय ले लिया, मैंने वह निकाय लिया, आपका हो गया ये निकाय हो गया, ये आपका x हो गया और ये हो गया x हो गया, ये हो y हो गया, मूल बिंदु इसका वो हो गया। अब यहां से मैंने ये काम किया कि ये निकाय बनाया और ये देख लीजिए निकाय बनाया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये निकाय पे मान लिया जी, जहां फोर्स हम सभी प्रकार के लगाते हैं, इधर से आया इधर से आ रहा है, तो इसको मान लिया गया Q1। क्या माना मैंने? Q1 माना। और यहां मान लिया मैंने Q3 और ये हो गया आपका Q2, आपका हो गया Qn। ठीक, ये सभी क्या है? आवेश है। और ये आवेश क्या करते हैं? एक ही आवेश पर बल लगाते हैं अपने अपने तरफ से, यानी अलग अलग तरीके से। Q3 लगाता है अपनी तरफ से, Q2 लगाता है Q1 पे, और Q1n लगाता है Q1 पर। अब इसमें एकांक राशि, एकांक सदिश क्या है? एकांक सदिश वह है जो Q1 पर Qn कितने मात्रा पे बल लगाता है उसको हम लिखेंगे। जैसे ये हो जाएगा आपका R वेक्टर 1n, यानी ये इसका मतलब क्या होता है एकांक सदिश का, कि ये क्या कर रहा है? Qn लगा रहा है किस पे बल? Q1 पे। तो इसे लिखा जाता है R वेक्टर 1n। फिर बात आती है इसका बीच में, यानी 3 लगा रहा है किस पे? 1 पे, तो लिखेंगे R वेक्टर 1 3। ठीक, यहां 0 से जो जाता है किसके सापेक्ष? मैंने आपको कूलाम के नियम के सदिश के बारे में जब हम वितरण बताया था, सदिश वितरण, तो हमने इसी प्रकार बताया था कि जब यहां से कोई फोर्स बल लगाया जाता है Q1 पे या किसी आवेश पर, तो वो क्या होता है? Q1 किसके सापेक्ष होता है? 0, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। यानी यहां लिखेंगे हम R वेक्टर 1 और यहां लिखेंगे R वेक्टर 2। क्यों नहीं 1 2 लिखा? क्योंकि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेशन क्या होता है? 0 होता है। इसके कारण हमने R वेक्टर 2 लिखा है, यानी यहां से 2 तक जाता है, 2 आवेश तक जाता है, और 2 आवेश क्या करता है? Q1 आवेश पर बल लगाता है। अब सारी प्रक्रिया, यानी यहां क्या हो जाएगा? अब Q आवेश किस पे लगा रहा है? Q1 पे बल लगा रहा है, तो यहां लिखा जाएगा R वेक्टर 1 2। ये हो गए आपके सारे। तो अब इस पे बल भी निरूपित किया जाएगा, बल भी दिखाया जाएगा कि बल क्या है, कहां कहां कौन कौन बल लगा रहा है, कितना कितना मात्रा में, उसको भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका F वेक्टर कौन लगा रहा है? Qn लगा रहा है, यानी लिखा जाएगा किस पे लगा रहा है बल? Q1 पे। तो Q1 पे लगाया जा रहा है, यहां लिखेंगे कि F1
और nवां फोर्स लगा रहा है आवेश Q पर, तो यहाँ लिखेंगे N। अब ये देख लीजिए Q3 लगा रहा है Q1 पे, तो इसका बल लिखना होगा, तो हम लिखेंगे F वेक्टर 1 3, यानी 1 पर Q3 बल लगा रहा है। फिर 2 वाला इसे देख लेंगे, F वेक्टर और ये हो जाएगा आपका F1 2। ये चीज हो गई, ये समझ में आया। कोई निकाय लिया और कई आवेश मिलकर एक आवेश पे जो बल लगाते हैं वह आवेश का नाम है Q1 पर। और Q1 पे कौन कौन सा बल लग रहा है? एक लग रहा है सदिश F13 और एक बल लग रहा है सदिश F1, यानी इसका जो पहला कोऑर्डिनेशन अक्षर लिखा जाता है, यानी उस पे बल कौन लगा रहा है? 1 पे बल कौन लगा रहा है? 3 लगा रहा है। और ये दूसरा देखिए, 1 पर बल कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। और 1 पर बल कौन लगा रहा है? N लगा रहा है। यानी इन सभी आवेश केवल अलग अलग माध्यम से आवेश क्या करते हैं? Q1 पर बल लगाते हैं। बात समझ गए? अब इसको हमने इसको परिभाषित किया है, ऐसे समझिए। हमने कहा कि देखिएगा, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश क्या हो तो उनमें से किसी का एक आवेश, मैंने कहा किसी का एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यहां फिर से समझ लीजिएगा, हमने कहा किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो, यानी किसी निकाय, कोई निकाय लिया मैंने, उसमें क्या है? अनेक आवेश हैं। कौन कौन आवेश है? Q1 है, Q2 है, Q3 है और Qn है। ये हो गए अनेक, एक से अधिक हो गए, यानी अनेक प्रकार के हैं इनके नाम। अब हमने कह दिया अनेक आवेश हो, उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, यानी किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण क्या हो? उस पे बल, वेक्टर बल लगाते हो, यानी क्या? सदिश बल लगाता हो। तो ये सदिश बल हो गया। कौन सदिश बल हो गया? F13, F12, F1n। ये क्या है? एक सदिश बल है। और सदिश बल लगाते हैं, वह किस पे लगाते हैं? किसी एक आवेश पे लगाते हैं। किसी एक आवेश पे लगा रहे हैं, और वो किसी एक आवेश क्या है? Q1 है आपका। तो Q1 पे हम ये जान लीजिए कि इतना बात समझ में आ गया होगा इस परिभाषा के हिसाब से। और वो वेक्टर योग के बराबर होते हैं, यानी किसी वेक्टर के योग के बराबर होते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। इसे ही अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। बात समझ गए ना? अब इसके मताहत से हम क्या करेंगे? इसके बलों को निरूपित करेंगे। अब ये इसमें मान लिया, इसको प्रूव करते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे, माना निकाय में n आवेश Q1 Q2 डॉट 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 Qn तक है, ऐसे लिखेंगे। माना निकाय में n आवेश Q1 Q2 डॉट 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 Qn। इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा Q1 Q2 डॉट 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 Qn तक है, यानी 3 4 कुछ भी आ सकता है उसमें। फिर माना इसमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। अब मैंने लिखा, माना Q1 पर वैद्युत बल क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, अब वैद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं हम कि वैद्युत बल तथा Q1 Q2 Q3 के n के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति वेक्टर क्रमशः ऐसे दिया है। उसका वेक्टरेशन क्या दिया है, वेक्टर क्या दिया है, उसको लिखते हैं। तथा Q2 Q3 डॉट 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 Qn
Qn के सापेक्ष आवेश Q1 पर स्थित सापेक्ष आवेश Q1 पर स्थित वेक्टर क्रमशः ये वेक्टर क्रमशः क्या दिए हैं, R12 कामा वेक्टर R13 कामा डॉट 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 Rn तक। मैंने इसी में बताया फिगर में, वेक्टर R1 तक आवेश क्या है आपके, आवेश QT के कारण Q1 पर वैद्युत बल। क्या लिखा मैंने, आवेश Q2 के कारण Q1 पर, ठीक है, वैद्युत बल। यानी इसका मतलब क्या हो गया, हम इस पे ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, मान लिया कोई निकाय में n आवेश है और वो n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 n तक है। माना Q1 पर क्या कह रहा है कि वैद्युत बल मुझे ज्ञात करना है कि कौन कौन कितना कितना बल लगाते हैं। बात समझ में आ रहा। फिर हमने कहा कि Q1 Q3 कितने दूर दिए, कितने तक दिए, Q1 क्या हो गया, Q2 और Q3 और Qn के सापेक्ष Q1 पर, यानी Q1 पर तो ही तीनों ये आवेश बल लगा रहे हैं, तो उस बल को हम क्या करेंगे, Q1 पर स्थिति वेक्टर, यानी उसका वेक्टरेशन क्या दिया है, दिशा क्या दिया है, वो वेक्टर R13, वेक्टर R12 और वेक्टर R1n है। तो आवेश के कारण Q2 के कारण Q1 पर क्या बल लगता है, इसको हम फार्मूले सहित इसमें हम इसको प्रूव करेंगे। अब हमने लिखा कि आपको वेक्टर में हमने ले लिया, इसको लिखेंगे, देखिएगा प्रूव करते हैं। ये हो गया आपका, लिखेंगे बल बराबर वेक्टर F1 2, ये देख लीजिए मैंने 2 के सापेक्ष कहा ना 1 पर, तो इसका बल क्या है, वेक्टर F1 2। देखिएगा हम बराबर लगाएंगे, ठीक कूलाम के नियम के अनुसार जो फार्मूले हैं उसी पे, उसके कांस्टेंट वैल्यू क्या थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। कितने आवेश मैंने कहा, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल क्या होगा, यही मैंने बात बोला है। तो इन दोनों के बीच में हम करेंगे, अगर बोल देते कि Q2 के कारण Q3 पे, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बल जो लग रहा है वो Qn पे लगेगा, तो सीधा सीधा यहाँ Q3 के कारण Q1 पे सीधा सीधा आएगा, तो 3 हो जाएगा, जहां 1 2 लेंगे तो इसके बराबर क्या होता है, गुणे यहाँ लिखना पड़ेगा Q1 इंटू Q2 बटे, अब इन दोनों के सदिश वेक्टर क्या है, इसका Q1 और Q2 के बीच में वेक्टरेशन क्या है, उसका वेक्टर क्या है वो देखते हैं, सदिश क्या है। तो सदिश क्या है, वेक्टर R12, तो हम लिखेंगे वेक्टर R12 का होल स्क्वायर। अभी कूलाम के नियम में जब हमने प्रूव किया था तो यह बराबर बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे, कहा था कि उन दोनों आवेशों के बीच में जो दूरियां हैं वो क्या होता है, वर्ग होता है, और आवेश के व्युत्क्रमानुपाती पाती होता। उसी नियम के अनुसार मैं इस चीज को अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में सिद्ध कर रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका इतना। अब इसका एकांक राशि हमने ये तो लिख दिया R स्क्वायर, तो ये चीज जो क्या है, वेक्टर R12 स्क्वायर हो गया। अब जहां हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि लिखा रहता है कि वेक्टर, अब यहाँ क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे, एकांक वेक्टर लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए 2 1 लिख दीजिए,
या 1 2 लिख दीजिए, बात एक ही है, जान लीजिएगा। 2 1 लिख दीजिए या 1 2 लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा होता, 1 2 लिखा हो, 2 1 लिखा होता तो यहाँ भी 2 1 लिख देते। लेकिन दोनों चीजें समझना है इसमें कि क्या होता है। लिखा मॉड वेक्टर आर 1 2 बराबर होता है मॉड आर वेक्टर आर 2 1। देख लीजिए दोनों बराबर होते हैं। यहां से ये कंफ्यूजिंग तुम्हारा ये क्रिएट होता है कि कहीं भी हो कि वेक्टर आर 1 2 बराबर होगा वेक्टर आर 2 1 के, तो ये दोनों चीजें इस पे लिख सकते हैं। कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज ना होइएगा कि ये चीज सर जी ने बता दिया तो ऐसे लिखा है, दोनों बराबर होते हैं आपस में। अब हमने लिखा क्या, बल F1 वेक्टर F1 2 के बारे में लिखा। अब इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि यानी ये हो गया समीकरण आपका 1। अब समीकरण 2 के बारे में करेंगे, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल। ठीक, क्या करेंगे, लिख दिया फिर से। अब मैंने 2 से 1 पे ज्ञात कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि 3 के कारण 1 पर क्या बल लगता है उसको हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां, फिर लिखेंगे F1 वेक्टर F13 बराबर, अब इस चीज को देखिएगा तो मैं इसको लिखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो रहेगा सभी में। फिर होगा, मैंने कहा Q1 पर Q3 के कारण क्या करने पर वैद्युत बल क्या लगता है, तो 3 की बात आ गई। तो इसमें क्या होगा आपका, ये Q1 इंटू Q3 हो जाएगा। इसमें वेक्टर क्या है, वेक्टर 3 के बीच में क्या है देख लीजिए, वेक्टर R13 है। तो यहां लिखेंगे वेक्टर R13 यानी तीसरे आवेश के कारण 1 पे लगाया गया बल, गुणे यहां लिखा जाएगा वही आवेश एकांक राशि सदिश। तो एकांक सदिश लिखेंगे 1 3 R कैप 1 3। ये समीकरण हो गया आपका दूसरा। अब फिर इसी प्रकार हम लिखेंगे इस पे भी कि आवेश Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल। तो वैद्युत बल इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा वेक्टर F1n बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां हो जाएगा Q1 इंटू Qn बटे R वेक्टर R Q1n का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा इसका सदिश लिख देते हैं तो R कैप 1n। ये हो गया समीकरण आपका तीसरा। ठीक, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। बोर्ड छोटे के कारण हम नहीं आ पा रहा, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा कि Q2 के कारण Q1 पे वैद्युत बल, तो ये मैंने दिखा दिया, समीकरण 1 हो गया। पुनः फिर लिखा आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, ये हो गया आपका आवेश Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल। तो क्या होगा, तीनों के समीकरण को मैंने लिख दिया और परिभाषा के अनुसार मैं इसी पे रख दूंगा। देख लीजिए यहाँ कि कहा बराबर होता है, इसे अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। तो अब लिखेंगे वेक्टर F के कारण, यहाँ देख लीजिएगा वेक्टर F1 बराबर, ये देख लीजिए क्या लिखा है, मैंने क्या पाया है यहाँ F वेक्टर F12, तो इसके स्थान पे समीकरण 1 रखेंगे। और यहाँ वेक्टर F13, तो इसके कारण हम कहाँ लिखेंगे, समीकरण सेकंड लिखेंगे। और फिर आपका n वाला जो है डॉट 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 करके यहाँ n वाला लिख देंगे और बकिया सभी को कॉमन करके निकाल लेंगे, हमारा सिद्धांत प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं, ये एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट और आप उतार लीजिए इसको। हमें उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे।
देखते हैं इसको। मैंने कहा अब सारे समीकरण को, इसको मान लिया स्टार, मैंने लिखा समीकरण स्टार में समीकरण 1 व सेकेंड तथा थर्ड के मानों को रखने पर, अब भाई समीकरण स्टार यही तो है, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा यहाँ क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर F1 इजकल टू देन, अभी मुझे मिला क्या था, वेक्टर F12 के बारे में क्या मिला था, ये मिला था मुझे, इसके स्थान पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे वेक्टर R12 स्क्वायर और R कैप क्या मिला था, R कैप 12, ये तो मिला था। फिर प्लस लगाएंगे यहाँ, तो अब F वेक्टर F13 के बारे में क्या मिला था, हम 2 माने थे, अब 3 मान लिया गया था, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R वेक्टर 13, ठीक, और यहाँ हो जाएगा R कैप 13 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ लिखा जाएगा n के लिए फोर्स जो बल लग रहा है वेक्टर F N1 बल लग रहा है, उसका भी समीकरण मिला था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ गुणे Q1 Qn बटे Q1 Qn बटे वेक्टर R1n और R कैप 1n, इतना हो गया आपका समीकरण। अब इसमें एक चीज देखना है कि इसमें सबसे पहले सभी में कॉमन क्या होते हैं, उस चीज को लिखना है। कॉमन देख लीजिए, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तीनों समीकरण में पाया जा रहा था, तीनों में मैंने लिखा। अब इसमें एक चीज और देखना है कि आवेश में कम क्या हो रहा है, वही आवेश आधारोपण बताता है कि वो चीजें कॉमन हो रहे हैं कि जो सेम बल क्या लगा रहे हैं, सभी तो बल लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, Q1 पे, तो वो भी कॉमन हो जाएगा। Q1 यहाँ भी है, Q1 यहाँ भी है, Qn यहाँ भी है, तो अब लिखते हैं इसको, लिखेंगे इक्वल टू देन वेक्टर F1 बराबर, यहाँ लिखेंगे बाहर Q1, देख लीजिए Q1 सभी में से निकाल लिया मैंने, और यहाँ क्या निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तीनों में पाया जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो Q या कन्यम Q यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कोष्टक लगा दिया, तो अंदर बचेगा Q2 वेक्टर R12 R कैप 12, ये हो गया। फिर यहाँ बचेगा 3 वेक्टर R13 और R कैप 13, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस यहाँ भी बचेगा Qn वेक्टर R1n और R कैप 1n, ये हो गया। अब इस चीज को अगर सही मायने से देखा जाए तो छोटे मात्रा में लिखा जा सकता है, बहुत कम मात्रा में लिखा जा सकता है, वह इस प्रकार लिखा जा सकता है, ये देख लीजिए, इसको हम लिखते हैं F वेक्टर F1 बराबर, वेक्टर F1 बराबर F1, इतना आपके बात समझ में आया होगा जहां तक उम्मीद है। अब आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार अन्य आवेश पर शेष बचे आवेशों के कारण लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए इसी विधि का अपनाया जाएगा, और Q2 पर अन्य आवेशों के कारण बल
लगेगा। तो इसको हम इसी प्रकार लिख सकते हैं इसको कि कम छोटे मात्रा में लिखने की तरीका ये देख लीजिए, सभी आ गए हैं। तो इसको छोटे मात्रा में अगर लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि f वेक्टर f1 इज इक्वल टू देन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा, मैंने योग कर दिया, सिग्मा ऊपर n i बराबर 2, क्या लिया, i बराबर 2 या 1, जो कुछ ले, दूसरे आवेश की बात हो रही तो दूसरा आवेश ले लिया, i बराबर 2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस हिसाब से कि Q1i बटे हो जाएगा r वेक्टर 1i और यहां हो जाएगा r कैप 1i। ये देख लीजिए, यही सिद्ध हुआ कि ये हमारा क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत है। बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण सिद्धांत हमारा ये प्रूफ हो गया। धन्यवाद। जहां तक उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। यदि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप विद्यालय पे आके संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, अगर नहीं समझ में आता हो तो जो ग्रुप 12 का बना है उसमें आप कमेंट करेंगे, इसको लिख के भेजेंगे और मैं नोट्स देखूंगा, और जो नहीं समझ में बात आती है उस पर टिक लगा के बताइए और मैं उसको दोबारा आपको समझाऊंगा। लेकिन सोमवार तक अपने अपने ग्रुपों में कक्षा 12 के छात्र जो हैं वो अपने ग्रुप में सभी नोट्स दिखाएंगे जो हेडिंग पढ़ाई गई है फिजिक्स की। धन्यवाद।